एक क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड्स नेचर में कैसे होते हैं? पोलर। फिर भी ये वाटर में इमिक्सिबल होते हैं, ऑलमोस्ट मिक्स नहीं हो पाते हैं, ये अनमिक्सेबल होते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न है कि जो RX बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा और एक किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वाटर के साथ, तभी मिक्सिंग होगी। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहीं पर मैं एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, आगे दोबारा यूज करेंगे हम लोग जब अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर। तो होता क्या है, जब भी हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पहला स्टेप चेक करने का है। उसमें ये कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और नाइट्रोजन। जनरली हम इन्हीं की बात करेंगे। इसमें भी क्लोरीन आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, FON से याद कर सकते हो, फोन। अब जैसे ही हाइड्रोजन किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और जो एलिमेंट रहा होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी मान ले, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। पहला कंडीशन, हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। दूसरा कंडीशन, किसी एक मॉलिक्यूल में एटम ऐसा होना चाहिए जो कि उसके पास लोन पेयर हो। उसके पास क्या होगा? लोन पेयर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके पास लोन पेयर, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। अब मैं बात करूं अगर H2O और HF की, क्या इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? आजा चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशन, क्या हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए? यस सर। देखो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन क्लोरीन से भी जुड़ा हुआ है। अब जो HF बॉन्ड है, इसमें फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये जो वाटर है, इनमें से किसी एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, यस सर। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा होगा। ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वैलेंस शेल में, जिसमें कि 1 और 2 यूज हुए हैं, तो 4 बचे होंगे। यस सर। इन्हीं को लोन पेयर बोलते हैं। ध्यान से देखें तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ये, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हमेशा आपके जो वंडर वॉल फोर्सेस हैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और वंडर वॉल फोर्सेस वीक होंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब नो सर। ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को पानी के अंदर घोलना है तो पानी के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या बता सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि ध्यान से देखें, इनमें से मान लें ये वाला ऑक्सीजन है, इसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। दूसरे वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके पास लोन पेयर पड़ा होगा, यस सर। और इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर कौन है? हाँ बोलिए। सिर्फ H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? नहीं, एक मॉलिक्यूल में नहीं होगा, कम से कम 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, या तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है। आज हम वो भी बात करेंगे। अभी हम उस टाइप में कवर अप करेंगे इस चीज़ को। हमने क्या सीखा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वंडर वॉल फोर्स से स्ट्रांग है। अब हम पढ़ रहे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 तरीके का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें ना इंटर वर्ड को आप पहले से जानते हैं, जैसा आपने सुना होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुना कभी आपने? हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ही देश की सारी एयर व्हीकल्स आती हैं या सारे देश की अलग अलग? सारे देश की। मतलब इंटर का मतलब है डिफरेंट,
इंटर मीन्स डिफरेंट। जैसे आपने सुना होगा इंटर हाउस कंपटीशन, आपके स्कूल वगैरह में कभी कभार होता रहा होगा। जो इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं उसमें एक ही हाउस के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि चारों हाउस के? चारों। वेरी गुड। इसका ना इंटर का मतलब डिफरेंट है, तो बताएं इंट्रा का मतलब क्या हो जाएगा? सेम। सेम। आज आप बात करते हैं, ये जो H2O है और ये जो H2O है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एक ही मॉलिक्यूल है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं? दो मॉलिक्यूल। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब मान ले मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिनॉल है तो यहाँ पे क्या लगा होगा? OH। हाँ। और मैं कह रहा हूँ ऑर्थो नाइट्रो है, मतलब ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रो NO2 होता है। यस नाइट्रो क्या शो करता है? प्लस आई माइनस आई? हाँ, तो माइनस है। हाँ, ऑर्थो नहीं, नाइट्रो। ऑर्थो तो पोजीशन है, हाँ इसके वही। बगल वाला। हाँ वही नाइट्रो। ये होगा NO2। NO2। अब ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा होगा? लोन पेयर। ठीक है, अगर आपको नाइट्रोजन का नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ऑक्सीजन का देख सकते हैं आराम से। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें ऐसे, ये होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन के पास देखिए क्या पड़ा होगा? लोन पेयर। सर जो आपको हाँ मेटा और पैरा पोजीशन होती है, हाँ हाँ वो मतलब किसी की रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट में फाइंड की जाती है कि हाँ, हमेशा। या नहीं 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 नहीं, वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में रहेगा। जैसे फिर मान ले ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर मैं लगा दूंगा OH, तो ये पोजीशन अब ऑर्थो हो गई, ये वाला भी ऑर्थो हो गया, ये मेटा होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। तो जो हमारा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला हमेशा ऑर्थो होगा, और ऑर्थो के बगल में हमेशा मेटा होगा, और उसके बगल में पैरा होगा। आगे समझ में? हाँ। ठीक है, समझे? यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन, क्या वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? यस सर। क्या इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? हाँ। यहाँ देखिए हमारे पास लोन पेयर दिख रहा है, हम्म। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं? यस सर बनेगा। अब ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल से, दो मॉलिक्यूल के बीच बना हुआ है? दो अलग अलग। नहीं बाबू, एक ही मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, देखो ये होता है हाँ OH, उसको एक है होता है। ये पूरा एक ही कंपाउंड है ना? हाँ H2 और Na2 का अलग अलग। हाँ, नहीं वो अलग अलग ग्रुप है उसमें, मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल एक ही है पूरा। तो जब सेम मॉलिक्यूल के बीच बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा। ये बात समझ में आ गई अब आपको? अब मैं यस आपको सर। एक ऑप्शन दे रहा हूँ पैरा नाइट्रोफिनॉल की। किसका ऑप्शन दे रहा हूँ आपको? पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक सेकंड। मान ले यहाँ पर हमारा OH ग्रुप है, आप बताएं पैरा पोजीशन कहाँ पर होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, कहाँ पर होगा? तीन पे होगा। वेरी गुड। हमेशा इसका बगल वाला, ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये हमारा पैरा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से बना लेता हूँ। ये हो गया OH, ये हो गया NO2। बोलो बात समझ में आ गई? सर 3 और 5 का पोजीशन सेम होगा। 3 और 5 का नहीं, 1 और 5 का ना। स्कूल में पूछा था एक लड़के से, तो कह रहा था कि जैसे OH है हाँ उसकी पोजीशन जो होगी हाँ हाँ, वो मतलब 3 वाले के भी इक्वल होगी, मतलब सेम होगी। सही है। 3 वाले के इक्वल मतलब ये वाले के इक्वल? हाँ मतलब
उसके एडजेसेंट मतलब अपोजिट वाले की पोजीशन सेम होती है जगह। ये वाला, तो हाँ। तो ये तो सेम ही है ना बच्चे, ये इसके बगल में है इसको भी ऑर्थो बोल सकते हो, इसके बगल में है तो ये भी ऑर्थो हो सकता है। नहीं ये नहीं, जैसे हाँ, 1 और 3 को जैसे अपोजिट हैं, उनका पोजीशन सेम होता है, ऐसा होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। अगर आपका ग्रुप है, ठीक है, और उसके ठीक सामने है एकदम, तो उसको पैरा पोजीशन बोलेंगे बस। वो ऐसा तो नहीं कह रहे हो आप ना कि सर जो OH NO2 है, ऐसा कि मैं यहाँ पे NO2 लिख दूँ और यहाँ पर OH, ऐसा, हम्म, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा बच्चे। देखो इसके बगल वाला ये ऑर्थो हो जाएगा, ये जैसे ऑर्थो हो जाएगा, ऑर्थो के बगल में ये मेटा होगा, ये भी मेटा होगा, और इसके बगल में पैरा हो गया। हम्म, हाँ, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। चलो, हम बात कर रहे थे पैरा नाइट्रोफिनॉल की। ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल मैंने बनाया है, आप बताओ इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता? पहला कंडीशन, हाइड्रोजन हाँ बॉन्ड के लिए चेक क्या करना नहीं था? बना। एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। देखो ऐसा है, यस सर। वेरी गुड, पहला स्टेप कंफर्म हो गया। दूसरा, किसी एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। बोलो किसी के पास लोन पेयर है इसमें? ऑक्सीजन की बात होगा। वेरी गुड। क्या इसका लोन पेयर हम यूज कर सकते हैं क्या, इस वाले का? हम्म, नहीं, उससे की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज आया है। आप जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो उसका लोन पेयर नहीं यूज करोगे, दूसरे का करना पड़ेगा आपको। क्या हम इसका लोन पेयर यूज कर सकते हैं, इस वाले ऑक्सीजन का? हाँ। वेरी गुड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बोले इस बात में कोई दिक्कत आपको? नो सर। क्या ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसे? यस सर। आपको देख के क्या लग रहा है, ये बॉन्ड आसानी से बन पाएगा क्या? नहीं। क्या ऑर्थो वाले में आसानी से बन पा रहा था? यस सर। क्यों, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो पास पास थे ऑर्थो में। वेरी गुड, क्योंकि वो बहुत पास था और ये बहुत ही क्या हो चुके हैं, दूर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा शो करेगा, इंटर कि इंट्रा? पहले एक बात बताओ, इंट्रा शो करेगा कि नहीं? करेगा। इंट्रा का मतलब क्या था? मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो क्या बॉन्ड ये बॉन्ड बना हाइड्रोजन पाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा ये से घुमा घुमा कर? इजीली नहीं बना पाएगा, मगर तो हम इसको अवॉइड करेंगे। एक ऑप्शन मैं और दे रहा हूँ आपको, ये इंट्रा का भी ऑप्शन है, मान लो अभी काटे नहीं हम ना, चलो मान लो इंट्रा भी एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन और है इंटर का। इंटर का ऑप्शन देखो कैसा होगा, ये हो गया हमारा OH और ये हो गया हमारा NO2। बोलो कोई दिक्कत? क्या जब भी कंपाउंड हम लेते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल होता है, कैसे मिलियंस के मॉलिक्यूल होते हैं एक साथ? कई सार। कई सारे होते हैं। क्या मैं मान के चल सकता हूँ इधर ढेर सारे मॉलिक्यूल और पड़े होंगे पास आसपास? यस सर। ये बताओ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है कि दूसरा मॉलिक्यूल है, नीचे वाला? वही सेम है। सेम है। क्या इधर वाले H पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा? हम्म, क्या इधर वाले के पास लोन पेयर है? यस सर। क्या इस लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स बन जाएगा ऐसे? हाँ। ये कौन सा बॉन्ड है? इंटर में। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, इंट्रा और इंटर का। आप बताओ दोनों में कौन सा सिचुएशन अच्छा है, कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंट्रा वाला कि इंटर वाला? इंटर वाला। यही रीजन है कि ऑर्थो पोजीशन जो होगा हमारा, वो हमेशा कौन सा शो करेगा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जो मेटा एंड पैरा होंगे ये कौन सा शो करेंगे? इंटर। इसमें कोई डाउट नहीं है आप? नो सर। आ जाओ एक सवाल और करते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल का। ये दोनों कंपाउंड है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें कौन सा होगा, इंट्रा मॉलिकुलर
और इसमें होगा इंटरमोलिकुलर। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब वो आपसे एक सवाल पूछेगा, बताओ दोनों की मेल्टिंग पॉइंट सेम हो गई कि अलग अलग? एक काम करो, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो। मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता है लैटिस की वजह से होती है, मतलब पैरा वाला स्टेबल होते हैं। खैर हम बात करते हैं किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? किसी भी लिक्विड को किस टेम्परेचर पर हीट करेगी, क्या बन जाएगा वो? गैस। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता था। याद आया कुछ? यस सर। ठीक है। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? लिक्विड गैस बनती है कि गैस लिक्विड? लिक्विड गैस बनता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स मान लेते कुछ ऐसे पड़े रहे होंगे पहले। हम्म, जब मैं इनको गैस बनाऊंगा तो क्या करूंगा? क्या पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा? यस सर। तो जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना होगा कि मॉलिक्यूल्स को दूर करना होगा? तोड़ेंगे तभी तो दूर होगा। नहीं, तोड़ने की क्या जरूरत है? तोड़ोगे तो ये ऐसे टूटेगा ना बच्चे, ये वाला ऐसे टूटेगा। हम्म, आपको ना एक काम करो, मान लो ये आपका मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है तो एटम का ग्रुप होगा। ये मान लो मॉलिक्यूल है ए बी। जब आप हाँ। तोड़ोगे ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। हमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ना था या मॉलिक्यूल्स को बस दूर दूर करना था? दूर दूर करना है। वेरी गुड। जब हम तोड़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। हमें सिर्फ इनको क्या करना है? लिक्विड से गैस बनाना है, यानी मॉलिक्यूल्स को जो पास उनको दूर करना है। बोले ये बात समझ में आती है हमें? यस सर। जब मॉलिक्यूल्स को दूर करने जाएंगे तो क्या मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है वो हमें रोकेगा? हम्म, अब ये फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये स्ट्रांग है तो क्या मुझे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ज़्यादा। अब एक बात बताओ, इंट्रा और इंटर में कौन है जो मॉलिक्यूलर फोर्स की तरह काम करेगा? मॉलिक्यूलर का मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। अलग अलग मॉलिक्यूल इंटर वाला तो इंटर वाला करेगा। क्या मुझे मालूम है हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है वंडरवाल के फोर्स के कंपैरिजन में? हाँ। बताओ किसके पार्टिकल्स को लिक्विड से गैस बनाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए? हाइड्रोजन में। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में मान लो हो रहा है, इंट्रा और इंटर दोनों में हो रहा है। अब किसको चाहिए? किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी? इंटर वाला का ज़्यादा होगा। हाँ, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रा वाला का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं है वो फोर्स। कहाँ है? उसी मॉलिक्यूल के अंदर है बस। हाँ। आगे समझ में इतनी बातें? यस सर। समराइज फॉर्म में याद रखेंगे दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। पहला, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्सेस। दूसरा, पैरा एंड मेटा always show intermolecular hydrogen bonding, which means they have more boiling point than orthonitrophenol. क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऑर्थो में होता है इंट्रामोलिकुलर और पैरा और मेटा में होता है इंटरमोलिकुलर। यस सर। ठीक है, इसको हम आगे वंडरवाल को। हाँ, वंडरवाल फोर्स से बता रहा हूँ। वंडरवाल फोर्सेस वो होते हैं जो किसी भी दो मॉलिक्यूल जो कि पोलर पोलर हो, पोलर नॉन पोलर हो, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं। कौन कौन से? पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। जो पोलर पोलर होते हैं इनको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिनकी पोलैरिटी नॉन जीरो, जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, उनको पोलर बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डाइपोल। अगला है हमारा, ये पोलर है तो इसको भी डाइपोल बोलेंगे। नॉन पोलर को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंडक्शन आपने पढ़ रखा होगा अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब हम कोई Yes, भी sir. चार्ज बॉडी को, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब किसी भी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हो, क्या न्यूट्रल बॉडी भी धीरे धीरे चार्ज हो जाता है? यस सर। ऐसे इसलिए हाँ, हटाने के बाद वो फिर से अपना पुरानी कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन क्या हम एक न्यूट्रल बॉडी को बिना टच किए एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉडी बना सकते हैं? चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ, कर सकते हैं।
आपने पढ़ा होगा एक तरीका था कंडक्शन। इसमें क्या होता था, आप एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के टच में रखते थे। हम्म, फिर आपने पढ़ा था इंडक्शन। इसमें आप एक चार्ज बॉडी को लेके आते थे लेकिन टच नहीं कराते थे। मान लो ये चार्ज बॉडी कैसा, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव। अभी मतलब हटाएंगे तो फिर हाँ पहले ही से कंडीशन पे आ जाएगा ना। हाँ, वो अलग बात हो गई ना। लेकिन अगर मैं इसे पास रखूं, चिपकाऊं नहीं, बस पास लेके आऊं, तो क्या ये कंपाउंड जो नॉन पोलर था वो पोलर हो चुका होगा। हाँ। जब नॉन पोलर को पोलर बनाते हैं हम उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब वो डाइपोल था नहीं, उसे डाइपोल बनाया गया है। बोलो सही बात है। हम्म, तो जब पोलर नॉन पोलर की बात करेंगे तो हम इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और जब दो नॉन पोलर के बीच बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स? लंदन फोर्स। या फिर हम इसको कई बार बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। यही वंडरवॉल फोर्स है। सिंपल वर्ड्स में इनका नाम है जो कि हमारे काम नहीं आएंगे। वंडरवॉल फोर्स में जो हमारे काम का है वो ये है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। जिसका साइज बड़ा होगा उसका वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बोलो क्लियर हो गई सारी बातें। हम्म, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन अगर बोलूं, ऐसे ओरल कर लेते हैं। मान ले मेरे पास है प्रोपेन, पेंटेन एंड ब्यूटेन, और आपसे कहा जाए बताओ इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सर साइज पहले लिख लेते। हाँ पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। हाँ बॉइलिंग पॉइंट बताना है ना, तो हाँ ब्यूटेन पेंटेन का ज़्यादा होगा, हाँ। ब्यूटेन का, फिर प्रोपेन। बोलो समझ में आ गया पारी बातें? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। मान लो मेरे पास है प्रोपानॉल, प्रोपेन, वन ओल। मान लो मेरे पास है हेक्सेन वन ओल। फिर मान लो मेरे पास है पेंटेन वन ओल। फिर मान लो मिथेनॉल, मतलब मीथेन वन ओल। फिर मान लो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन वन ओल। और एक मान लो इथेनॉल, इथेन वन ओल। सब एल्कोहल है, ठीक है ना। आप बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ का डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग था ना। हेक्सेनॉल अलग, हेक्सेनॉल अलग, सही है। पेंटेनॉल, हाँ ब्यूटेनॉल, हाँ मिथेनॉल, हाँ। फिर हाँ प्रोपेनॉल, इथेनॉल। एक सेकंड, मिथेनॉल गलत हो गया। मिथेनॉल कहाँ से आ गया बच्चे? नहीं ना, इथेनॉल होगा। नहीं, पहले प्रोपेनॉल आएगा। अच्छा हाँ। 4 नंबर, ये बड़ा है ना प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन होंगे। यस सर। फिर इथेनॉल, फिर मिथेनॉल। नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया। तो यही था वंडरवॉल फोर्स का कॉन्सेप्ट, इसको आप भूल जाओ। अब हम बात करते किसकी? अल्काइल हैलाइड्स की, जो अपने क्वेश्चन था हमारा। ये सब भूल जाए। किधर गया? हाँ, इसमें जो अल्काइल हैलाइड्स के कंपाउंड कैसे हैं? पोलर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अल्काइल हैलाइड्स के ढेर सारे मॉलिक्यूल रहे होंगे एक दूसरे के पास पास। हम्म, तो ये जो अल्काइल हैलाइड है, पहले बताइए कंपाउंड कैसा है, पोलर नॉन पोलर? पोलर है ना। पोलर, वेरी गुड। ये पोलर है तो ये भी क्या होगा? पोलर। बताओ पोलर पोलर कंपाउंड के बीच का जो इंटरेक्शन था उसका नाम क्या रखे थे हम लोग? डाइपोल, डाइपोल। इंटरेक्शन। बोलो सही बात कह रहे हैं? हम्म, क्या ये वंडरवॉल फोर्स है? यस सर। और इसको हम कहाँ मिक्स करने वाले हैं? पानी के अंदर। क्या पानी के अंदर H2O होगा मॉलिक्यूल्स? यस सर। क्या H2O हाँ। के अंदर H बॉन्डिंग होगा? हाँ होगा। अब बताओ वंडरवॉल फोर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ाया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ाया है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, तो क्या वाटर वाले मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये वाले को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए। अगर मेरे पास जो एनर्जी ज़्यादा चाहिए उससे कम ही एनर्जी है, क्या वाटर वाला बॉन्ड टूटेगा? नो सर। अब मुझे समझ में आ गया कि वाटर को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगा? अब मान लो मैंने किसी तरीके से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, आर एक्स वाले को, ये जो बॉन्ड था आर एक्स का, इसको मान लो किसी हेल्प से मैंने तोड़ दिया, ठीक है। जब ये टूटा होगा तो क्या ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा? यस सर। और मेरे पास अभी ढेर सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे H2O वाले, अभी एक बस मैंने तोड़ा है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल? स्टेबल होगा ना। जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो कंपाउंड स्टेबल होता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिलीज होगी? रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ से एनर्जी कुछ रिलीज हुई है। यहाँ जब बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। यस सर। आप देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो पोलर और वाटर है, लेकिन यहाँ पर दोनों वाटर हैं, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यस सर। जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वहाँ से एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी। अब एनर्जी जो रिलीज हुई है वो कम हुई है, लेकिन जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा है। तो बोलो जो एनर्जी रिलीज हुई है क्या इस बॉन्ड को तोड़ पाएगा आगे? नो सर। और जब तक ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, वापस नया बॉन्ड बनेगा नहीं। तो बताओ आर एक्स पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं खुलेगा। अब सिंपल वर्ड में समराइज फॉर्म में हमें लिखना है कि ये सारी चीज़ हमें समझनी थी, तो हम लिखेंगे आर एक्स आर immiscible in water because energy released during the formation of, बताओ भाई कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आर एक्स एंड वाटर will be less than the energy required to break, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है हमें? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, H2O बॉन्ड, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार पढ़ो, आपको ये समझ में आया क्या? आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हो गया सर। एक बार डाइपोल मोमेंट बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मान ले मेरे पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आपका फिजिक्स वाला भी मैं थोड़ा सा यहीं पे गाइड कर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स में ना आप उल्टा पढ़ते हो। मान लो मेरे पास कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है HF, कैसे पोलर है? क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से डाइपोल मोमेंट वो होगा जब एक अरेंजमेंट होगी जिसमें कि एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो अरेंजमेंट है ना ये पूरा, इसी को डाइपोल बोलते हैं। और जो हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाते हैं वो हमेशा बनाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसा। यानी अगर मैं इसके डाइपोल की बात करूं तो इसका डाइपोल ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये जो डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन है ना, ये बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से कहाँ गए होंगे। आप बताओ इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास गया होगा? फ्लोरीन के पास, हाइड्रोजन के पास? फ्लोरीन के पास। तो क्या वो इधर गया है? तो यही डायरेक्शन होगा हमेशा, प्लस से कहाँ होगा? माइनस की ओर, ठीक है। और आपने अपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि ये डायरेक्शन ऐसा होता है। आपके फिजिक्स में जब आप डाइपोल मोमेंट पढ़ते हो तो उसका डायरेक्शन आप बनाते हो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में ये कैसा होता है? पॉजिटिव से
नेगेटिव। नेगेटिव। अगली चीज आपने डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मॉड ऑफ क्यू इंटू डी, ऐसा कुछ यस सर। पढ़ा है आपने कि ऐसा नहीं? पढ़ा है। ठीक है, चार्ज ज़्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो डायपोल मोमेंट कम होगा। अब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो भी डायपोल मोमेंट कम होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लें मेरे पास एक कंपाउंड है HF, अगला कंपाउंड है HCl। अब बताओ इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। आप एक बात बताओ, ये जो पार्शियल नेगेटिव, मान लो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, आप बता सकते हो पार्शियल नेगेटिव 1 और पार्शियल नेगेटिव 2 में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कि दोनों इक्वल होंगे? इस बात का याद रखना कि ये नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज पढ़ाया है कि नहीं हम? कैसे? आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज पढ़ाए हम? हाँ। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और इनका ऑलमोस्ट हम सेम ही मानते हैं। फिर जो आप डिस्टेंस बता रहे थे वो बॉन्ड लेंथ था? हाँ, बॉन्ड लेंथ की तरह काम आएगा। अभी हम उस पर भी सवाल करेंगे, पहले हम ना एक बार मैग्नीट्यूड वाले की बात कर लेते हैं, चार्ज की। अब बताओ HF और HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, फ्लोरीन की भी है, दोनों हाँ। इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो पावर है ना वो सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग। किसकी ज़्यादा किसकी कम? फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन कम है। वेरी गुड। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा खींचेगा तो फ्लोरीन के ऊपर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। तो बताओ किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, HF का HCl का? HF का। बोलो, समझ में आ गया? हम्म। चलो अगला सवाल देखो अब। लेकिन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखे तो? अरे बच्चे बता रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो, आ जाओ, वो भी देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। मान लो मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। क्या मुझे मालूम है सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल छोटा होता है, ट्रिपल सबसे छोटा होगा? क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 3 अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहे हैं। यस सर। अब बताओ इन तीनों में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा किसका कम? पहले वाला करना था, मतलब अल्केन का। क्लियर है? हाँ। हम्म। अब मैं अगर एक आपको एग्जांपल देके पूछूं कि मान लो मेरे पास है ब्रोमोबेंजीन, नाम सुने हो? यस सर। और मान लो मेरे पास है 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, दोनों अलग अलग है। ये फिनॉल वाला बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप की तरह, और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है? क्या मालूम ये बेंजीन है तो इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा? यस सर। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो छोटा होगा बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में? छोटा होगा। और अगर ये बॉन्ड की साइज छोटी है तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया कम हो गया? कम हो गया। तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा कम होगा? कम। और इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। ठीक है, आ जाओ आपके क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन ये होगा और साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन से बना होगा, क्लोराइड ये होगा। आपसे पूछा बताओ किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किसका कम होगा? क्लोरोबेंजीन का नहीं, कम होगा। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि Cl तो पार्शियली डबल बॉन्ड है। हाँ, साइज डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसकी साइज कंपैरेटिवली क्या होगी, छोटी। साइज छोटी होगी तो डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। इसकी साइज बड़ी होगी कंपैरेटिवली तो इसका डायपोल मोमेंट भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा।
अच्छा, जब बॉन्ड लेन देगा तो हाँ सेम मॉलिक्यूल देगा। हाँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो चार्ज है उनको सेम रखा है, कैसे मालूम चला सेम होगा? अरे ये क्लोरीन जितना खींचेगा ये क्लोरीन भी उतना ही तो खींचेगा। हम्म, आया समझ में अब आपको? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हम्म, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था? 27 था। ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन का मतलब याद आया? नॉर्मल। नॉर्मल, यानी सब सीधा सीधा रहेंगे। और अगला हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी का मतलब? अब हो जाएगा सर, वंडरवाल फोर्स से कर लेंगे ना। हाँ बताओ किसका ज़्यादा होगा, किसकी साइज बड़ी होगी, बस ऐसे देख लो। टार्टाबिटाइल ब्रोमाइड का। नहीं, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखो ऐसा होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारा लग गया ब्रोमीन। ठीक है, और जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा वो ऐसा होगा, मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया अपना क्या, ब्रोमीन। अब एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसा। सर बॉइलिंग पॉइंट जो होती है सरफेस एरिया के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसमें देखो वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और हाँ। वंडर वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसकी साइज बड़ी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अभी आप देखो हेक्सेन और पेंटेन में क्या बताया था, किसका ज़्यादा होता है? पेंटेन। नहीं, हेक्सेन और पेंटेन। हाँ 6 का। 6 का। अब ध्यान से देखो, तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन ये टर्सरी में 3 डिग्री है, यानी ये ऐसा होगा ज्योमेट्री, और ये ऐसा ज्योमेट्री होगा। आप देखो ये साइज और ये साइज सेम है, अलग अलग। अलग अलग नॉर्मल के ज़्यादा है। हाँ, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। आगे समझ में? हम्म, ठीक है, इसका आप ऐसे भी आ सकते हो, 3 डिग्री का सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा 2 डिग्री का होगा, और उससे ज़्यादा 1 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। ब्रांच ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल फैलने के बजाय इकट्ठा हो जाएगा सब, यस सर। तो साइज छोटी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, मान लो मेरे पास कंपाउंड है ब्यूटेन 1 ओल, और अगला कंपाउंड मैंने दिया ब्यूटेन 2 ओल। आप ना इसका बताओ, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम होगी अलग अलग? स्ट्रक्चर बना के करना आप आराम से। बता रहे। ब्यूटेनॉल का ज़्यादा होता है। 1 वाले का 2 वाले का? 1 वाले का। हाँ, ये हो गया हमारा 1 OH, ये होगा CH3 CH2 CH2 ब्रांच निकल जाएगा ना। CH3, और ये हो गया हमारा OH। देखो इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन और OH, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन और OH, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसकी साइज आपको साफ साफ बड़ी दिख रही होगी, यस सर। और इसकी साइज कंपेरेटिवली क्या हो चुकी होगी, छोटी। कम। अब इसकी साइज बड़ी है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम। आगे समझ में? यस सर। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन बोले थे बच्चे? 30 वाला था ये। 30। ये रिएक्शन मैं बता तो दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने शायद पढ़ाया नहीं, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पढ़ाया मैंने आपको। नो सर। हाँ इसीलिए, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यही गाइड कर देता हूँ। आज के टॉपिक यही है, बस आप सुन लो, बहुत स्ट्रेस मत लेना इसमें ना। हम पढ़ते हैं जब भी कोई मेरे पास RX कंपाउंड है, RX समझ में आ रहा है आपको, अल्काइल हैलाइड। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो देखो मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में अटैक करता है, क्या बन जाएगा? RMgX। इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा, कम से कम 3 चैप्टर तो आपको गारंटीड मिलेगा ये। इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी कुछ खास बातें मैं यही बता रहा हूँ, याद रखेंगे। मैं पढ़ाऊँगा तो फिर से बता दूंगा, लेकिन इसको याद रखेंगे। पहली खास बात यह है कि इसको कोई भी H+ अगर दे दिया, कोई भी,
तो ये बहुत तेज रिएक्शन करेगा, बहुत तेज से रिएक्शन करता है एकदम। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाएंगे ना, तो जिस कंटेनर में बनाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होनी चाहिए, वहाँ ना वाटर लिक्विड होना चाहिए, ना वाटर का वेपर होना चाहिए, ना वाटर लिक्विड फॉर्म में, ना वाटर गैस फेज में। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा तुरंत क्या बना लेगा, इसके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देगा। अगर CO2 मिला तो उसके साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बना देगा। वाटर मिला तो इसका तुरंत H+ और OH-, वाटर है तो H+ OH- में टूटेगा ही, तुरंत H+ के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो रिएक्टिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट हम बनाएंगे, हम उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर की तरह बनाते हैं। मतलब ऐसे कंडीशन बनाते हैं जहाँ ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ना पानी लिक्विड फॉर्म में हो, ना पानी वेपर फेज में हो। क्लियर है एकदम? यस सर। अब हम आ जाओ अपने रिएक्शन की बात करते हैं, कैसे ये रिएक्शन काम करते हैं। क्या हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना सीख लिया? सर अभी जान लिए 32 बता दिए। ठीक है, मैं बता दूंगा, अब सुन लो इसको कम से कम। ये आज के टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसकी खास बात क्या है ना, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को हम आयनिक की तरह ट्रीट करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब अगर मैं RMgx की बात करूं तो बताओ, मैग्नीशियम और हैलोजन में किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज? मैग्नीशियम हाइड्रोजन पे निगेटिव है। वेरी गुड। ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। आया समझ में? अल्काइल ग्रुप पे जनरली पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव नहीं आता है। यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिटी की बात करें कार्बन की, तो ये 2.5 के आसपास होता है। वही मैग्नीशियम की बात करें तो सिर्फ 1.2 होता है, मतलब आधे से भी कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है। चल, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो वाटर क्या छूट के बनेगा, H+ और OH-। यस सर। ये देखो R के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला पूरा हिस्सा, मैं इसको इससे करता हूँ, ये वाला पूरा हिस्सा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। आप बताओ कौन कहाँ अटैक करेगा? एक सेकंड रुक जाओ, इसको ना ऐसे कर लो, थोड़ा सा अरेंज करके। हाँ, ये था हमारा नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, और ये था नेगेटिव, ऐसा था। हाँ। तो देखो, इसके Mg के ऊपर कौन अटैक करेगा, OH। OH, और ये बन जाएगा MgOHX। ठीक है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा वाला है, ये बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, इसके बिना हमारा काम नहीं रुकेगा। मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, देखो ये H+ कहाँ जाएगा, R पर, और बन जाएगा RH। RH ध्यान से देखिए तो अल्केन है, ये अल्काइल ग्रुप है R। हाँ अल्कीन। अगर हम इसको H दे दें तो क्या बन जाएगा, अल्केन। यानी कि हम यहाँ से अल्केन बना सकते हैं। अब फटाफट मैं एक दो एग्जाम्पल करता हूँ, उसको समझो आप। मान लो मेरे पास है CH3Cl, मैं रिएक्शन कराऊंगा Mg से, बताओ क्या बनेगा। आप उसको प्लस माइनस लगा लो, देखो कौन कहाँ अटैक करेगा। Cl पे माइनस आएगा और MgCl बनेगा एक। वेरी गुड, ये पहले कंबाइन होंगे और ये बन जाएगा CH3MgCl, और इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसका नाम अगर मैं लिखूं तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे नाम लिखते हैं, इसका बहुत सिंपल सा नाम लिखते हैं, इसका कोई IUPAC वगैरह का झंझट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा वाटर से, बताओ क्या बनेगा जल्दी से। वही CH4 बनेगा। वेरी गुड।
प्लस MgCl। ओ एच को बीच में रखते हैं, MgOHCl बनेगा। ठीक है, यस सर। चलो मान लो मेरे पास C3H7Br है, इसका रिएक्शन कराना है Mg से, बताओ क्या बनेगा। C3H7 MgBr। वेरी गुड, इसका रिएक्शन कराओ वाटर से। C3H8 MgOHBr। वेरी गुड, क्या मैं मानो चलो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई हैं। यस सर। अगला देखिए, क्लोरीन प्लस मैग्नीशियम, बताए क्या बनेगा। Mg ऐड हो जाएगा, MgCl हो जाएगा। बस बस तो हो जाएगा नहीं, आप बताएं कि यही होगा। ये हो गया, सही है। यस सर। डालो पानी के अंदर, पानी के अंदर के बजाय क्या हम एसिड भी ले सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, H+। चलो मान लो अभी वाटर ही लेके करते हैं। बोलो क्या बनेगा। MgOHCl बाई प्रोडक्ट बनेगा। हाँ उसको छोड़ो, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये, बोलो ये सही बना है। आपको नहीं लगता हाइड्रोजन हम लोग दिखा रहे हो, नहीं दिखाना चाहिए था। हाँ, नहीं दिखा सकते। क्योंकि बॉन्ड लाइन पढ़ रहे हैं ना, क्या बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन दिखाते थे हम लोग, याद करो। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आ गया समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन और करो आप, इसका नाम पहले बताओ, इसका नाम क्या है। इसका नाम बताओ क्या है। 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड, एकदम सही है। बताओ क्या क्या बनेगा। वहाँ पे Br Mg ऐड हो जाएगा, MgBr होगा। वेरी गुड, हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब याद रखना, वाटर के साथ एडिशन। बोलो क्या बनेगा। साइक्लोब्यूटेन बनेगा, वेरी गुड, फिर MgOHBr। आ गया समझ में। अब आ जाओ आपका क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, मेरे पास है 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ, चल क्यों मेरा पेन, चल चलो भाई। हाँ, इसका रिएक्शन कराना किससे, मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप बता सकते हो ड्राई ईथर क्यों लिखे हम लोग, ड्राई की क्या ज़रूरत है यहाँ पर। वाटर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो क्या मालूम है ग्रिग्नार्ड एजेंट तुरंत रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए ड्राई वाले कंडीशन लेते हैं। बताओ क्या बनेगा। यहाँ से आपको बताना है एक्स क्या बनेगा, फिर उसको रिएक्शन कराना है पानी से, और बताना है वाई क्या बनेगा। पहले एक्स बताओ क्या बनेगा। वही MgBr ऐड होगा। वेरी गुड, MgBr ऐड होगा कि Mg ऐड होगा। Mg। हाँ, MgBr वाला बनेगा, लेकिन हमसे पूछ रहे बताओ वाई क्या होगा, वाई। अच्छा, वाटर। साइक्लोहेक्सेन बनेगा और MgOHBr। हमसे क्या पूछा है, सिर्फ वाई ना, मतलब एक कंपाउंड। हम किसकी बात करेंगे, साइक्लोहेक्सेन की या फिर MgOHBr की। MgOHBr। नहीं बच्चे, वो बाई प्रोडक्ट है ना, मेजर कौन होगा,
साइक्लोहेक्सेन की MgOH, Br। साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है अब? क्वेश्चन में ऑप्शन देखो फटाफट, कोई दिख रहा है? यस सर, सी करा दी। समझ में आ गया? कर पाओगे अब ये क्वेश्चन? यस सर। चलो और बोलो, और कोई? होमवर्क में कितना दिए थे आपको? तो नहीं है, 32 बता दे सही था। 32? 36 तो दिए थे। हाँ, इसमें दिक्कत पता है क्या है? इसमें ना और रिएक्शंस आगे का भी मिक्स करके दिया हुआ है ये, अभी ये सब हम लोग पढ़े नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊं कि रहने दूं अभी? इसमें क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 30, हाँ बाकी इधर का हो जाएगा आपसे। 32 और 33 ये आपके आगे के टॉपिक्स हैं। ठीक, इसको टिक करके छोड़ दो। हाँ, इसको टिक करके छोड़ दो, इसको बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। 34 देख लो, 31 हो चुका है और सब हो गया। हाँ 34 भी हो गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, मतलब 36 तक हो गया अब। यस ठीक है, अब आप आज होमवर्क में क्या करो, कल संडे है ना, यस जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे एक बार में, जो हमें डिस्कस करने पड़े, उन क्वेश्चंस को आप एक बार और लगा लेना बस। और आप पीछे से सॉल्यूशन का पहला पेज निकालो, क्या है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा करते हैं अपना, उधर बीच बीच में करते रहेंगे हम लोग। एक पेज पे 18 को। चलो भाई देखो, आज हमें पढ़ना है इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। हमें कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ इलिमिनेशन और कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन? इसको करने का आसान तरीका क्या है? हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन जो न्यूक्लियोफिलिक वाला था, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था, ठीक है, समझे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो SN था, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, यही दो पढ़े हम लोग। इसमें क्या होता था, जो मेरे पास अल्काइल हैलाइड था, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। अब SN1 है तो दो तरीके से हो सकते थे, और SN2 था तो सिर्फ एक तरीके से होता था। इसीलिए SN1 का प्रोडक्ट हमें रेशमाइजेशन से मिलता था, रेशमिक मिक्सचर, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता था। वही SN2 की बात करें तो एक स्टेप में होता है और वहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होता है। लेकिन होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड बनता है, यानी कि R न्यू बनेगा और X माइनस निकल जाएगा, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता था। जनरली हमारे कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें भी सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। याद है ये सारी बातें हमें? यस सर। सिंपल वर्ड्स में एक बॉन्ड तोड़ना है और उसके जगह न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। अब वो जहाँ से टूटा वहीं लगा, तो ये आपका रिटेंशन है। जहाँ से टूटा उसका अपोजिट लगा तो वो उसका इन्वर्जन है। इतनी सारी बातें हम सीख चुके हैं पहले से। यस सर। फिर हमने सीखा था, अगर मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है, ऐसा है CH3CH2X, तो अगर इलिमिनेशन कराना हो हमें, तो इलिमिनेशन में क्या होता था, ये बॉन्ड टूटता था और एक हाइड्रोजन निकल के आता था बीटा से, इसीलिए हम इसका नाम बोले थे बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। आप बताओ, दोनों में एक ही बॉन्ड टूट रहा है, दोनों के बॉन्ड टूटने की कंडीशन एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है ना? अलग अलग। SN में चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, एक ही बॉन्ड को तोड़ना है बस, एक ही बॉन्ड को तोड़ना है ना, X को हटाना था बस। लेकिन बीटा डिहाइड्रोजिनेशन जो इलिमिनेशन है, उसमें दो बॉन्ड टूटेगा, एक हैलाइड वाला टूटेगा ही टूटेगा, एक बीटा हाइड्रोजन भी टूटेगा। आप बताओ कौन से रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कौन से रिएक्शन के लिए कम चाहिए? SN2 के लिए ज्यादा चाहिए। SN2 नहीं बच्चा, SN और इलिमिनेशन बस हम बात कर रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन में। सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा चाहिए? नहीं, इलिमिनेशन में ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में एक बॉन्ड तोड़ना है हमें और इलिमिनेशन में दो बॉन्ड तोड़ना है। नहीं आया समझ में?
आ गया। हाँ, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? कम चाहिए। हाँ, और दो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एलिमिनेशन से हमेशा कम होगा। अब एक सवाल आता है, सर हमें कैसे मालूम होगा कौन सा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कराना है और कौन सा एलिमिनेशन? ये भी दिक्कत है। तो हमने कहा था जब भी आपको KOH कौन सा मिलेगा, एक्वस, तो ये कौन सा फेवर करता है? बोलो। सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर यही KOH कैसा है, अल्कोहलिक, तो ये किसको फेवर करेगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हमेशा क्या मिलता है आपको? अल्कीन। ठीक है ना? देखो फटाफट, व्हेन अनदर एटम रिप्लेस द हैलाइड आयन द रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन। जब एक दूसरा एटम क्या करेगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, आप वीक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और हैलाइड आयन अपना जगह छोड़ के चला जाए, तो वो कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब हैलाइड आयन अपने साथ साथ एक हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन को भी लेके जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। बोल, समझ में आ गया? इसको पढ़ लो एक बार यहाँ से यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब मान लो मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, जो नहीं अल्काइल अराइल भी हो सकता है, बट जनरली हम किसकी बात करेंगे? अल्काइल की, क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी अल्काइल पढ़ रहे हैं। जब हम अराइल हैलाइड पढ़ेंगे तो वहाँ हम सीखेंगे अराइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो सब्स्टिट्यूशन में बहुत कम होगी, लेकिन एलिमिनेशन में ज़्यादा होगी। क्यों कम होगी, क्यों ज़्यादा होगी, उसके पीछे का रीजन वही सीखेंगे। चलो, अब हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। इसका रिएक्शन कराना है मुझे किसके साथ? एक किसी भी बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, ये कौन सा रिएक्शन शो कर सकते हैं? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, या दोनों कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। और अगर बीटा हाइड्रोजन भी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होने के चांसेस हैं? एक बार फिर से सुनना, अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड है उसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम चांस है किसका? सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन यस सर। अगर बीटा हाइड्रोजन भी है तो उसके पास दो ऑप्शन है, एलिमिनेशन का भी और सब्स्टिट्यूशन का भी। अब हाँ। वो एलिमिनेशन के साथ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएगा, वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी साइज कैसी है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, और अलग अलग कंडीशन पर। पढ़ो इसको यहाँ से यहाँ तक। इसमें कुछ भी हमारे काम का नहीं है, हमें कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। याद रखने वाली बस बात यहाँ से यहाँ तक ही थी जो ऊपर पढ़े हम लोग। पढ़ लिए? मैं थोड़ा यस सा सर। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। चलो देखो, मान लो मेरे पास जो RX है वो ये है, और इसके ऊपर अटैक कराना है किसका? एक न्यूक्लियोफाइल का। ये बॉन्ड तोड़ना होगा। मान लो इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी है, मैं इसको RX के बजाय ना लिख देता हूँ RCH2X, RCH2X, ठीक है, क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा ही होगा। अब देखो इसके पास ऑप्शन कौन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक का भी है, मतलब SN का भी है, और एलिमिनेशन का भी है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब यस मान लो सर। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है वो बहुत बड़ा है। न्यूक्लियोफाइल की साइज क्या है? बहुत बड़ी है। एक कंडीशन ये है कि न्यूक्लियोफाइल की साइज बहुत ही क्या होगी? छोटी होगी। आप बताओ, जब हाँ, साइज बहुत बड़ा होगा तो इसके ऊपर अटैक करना आसान होगा कि मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल होगा। तो बताओ वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा कि एलिमिनेशन करेगा? बीटा वाला बॉन्ड पकड़ना है तो सब्स्टिट्यूशन करेगा। नहीं, अगर बीटा वाले से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीटा ने इसके साथ बस जुड़ा हुआ है। मैं इस बीटा को हटा के सही से लगा देता हूँ ऐसे। क्वेश्चन एक बार दोबारा। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये R यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपके पास दो कंडीशन, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा है
क्या न्यूक्लियोफाइल आराम से यहाँ अटैक कर पाएगा? ये सर। तो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक की एलिमिनेशन? न्यूक्लियोफाइल वो हाइड्रोजन ही है ना? हाँ, हेलोजन ही नहीं, आप OH माइनस मान के चलो यहाँ पर। अगर छोटा है तो मतलब हाँ बीटा बीटा हाइड्रोजन पे मतलब चला जाएगा तो आप एलिमिनेशन देखो, करेगा। आपको मैं आपको 2 न्यूक्लियोफाइल दिया हूँ। एक न्यूक्लियोफाइल आपको ये दिख रहा है, हाँ। और न्यूक्लियोफाइल एक ये दिख रहा है। आप मान लो ये SN2 मैकेनिज्म के आसपास क्या है, या कोई भी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो क्या मुझे मालूम है ये बॉन्ड टूटेगा? हम्म, आप बताओ, अगर ये तुरंत अटैक करेगा तो इसका अटैक आसानी से होगा कि ऊपर वाले का? ऊपर वाले का। नहीं, नीचे वाले का अटैक आसानी से होगा। साइज छोटी है ना, छोटा है तो अटैक करने के लिए इसको मुश्किलें कम होगी। जब ये बड़ा वाला अटैक करेगा, ये वाला पूरा, तो जैसे ये पास में आएगा, क्या अल्काइल ग्रुप इसको धक्का देना शुरू कर देगा? यस सर। अब जब वो धक्का देगा तो ये इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, इसी को पहले तोड़ दे। अब मान लो कहीं जा रहे हो, अब बीच में कुछ दिक्कतें बार बार आ रही है, तो आप क्या करते हो? जाने से पहले उस चीज को हटाने लगते हो पहले। हम्म, तो जैसे ये अटैक करेगा, क्या अल्काइल ग्रुप उसको बार बार परेशान करेगा बीच में? यस सर। तो ये क्या करेगा? अल्काइल का हाइड्रोजन तोड़ देगा। अल्काइल ये जो वाला हाइड्रोजन है, ये कौन सा होगा? बीटा हाइड्रोजन होगा कि अल्फा होगा? बीटा होगा। यानी कि ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? ऊपर वाला। एलिमिनेशन। वेरी गुड। अच्छा, जो छोटा वाला है उसको इसको तोड़ने की जरूरत है कि वो आराम से अटैक कर लेगा? अटैक कर देगा। तो ये कौन सा शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक। यानी कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा होगा एकदम, तब ये किसको फेवर करते हैं? एसएन रिएक्शन को। और जब न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत ही क्या होगा? बड़ा होगा, तो किसको फेवर करेगा ये? एलिमिनेशन। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मान यस लो सर। मेरे पास छोटे साइज का न्यूक्लियोफाइल है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, किसको फेवर करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन क्या अब इसमें भी 2 ऑप्शन है? बोलो। हाँ। इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ। SN1 और SN2। अब अगर ये मेरा अल्काइल हैलाइड, कौन सी बात कर रहे हैं अब हम? अल्काइल हैलाइड की। ये 1 डिग्री है, तो बोलो 1 डिग्री हाँ। कार्बोकैटायन स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो बताओ, ये कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा कभी? नो सर। नहीं। तो ये कार्बोकैटायन वाला पाथ फॉलो करेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस वाला? स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी ये SN1 के साथ जाएगा, SN2 के साथ जाएगा? SN1। नहीं, SN2 के साथ जाएगा। SN1 कितने स्टेप में होते हैं पहले ये बताओ? 2 स्टेप में। तो उसमें कार्बोकैटायन बनता है। याद अच्छा, है, भूल गए? समझे। याद है। अब मान लो मेरे पास अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, तो बताओ इसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा? कार्बोकैटायन वाला। ये स्टेबल भी है और 3 डिग्री है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा? बहुत ही। ज़्यादा। तो वो किसको फेवर करेगा फिर? SN1। वेरी गुड। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें क्लियर हो गई? यस सर। फिर से सुनो, न्यूक्लियोफाइल बहुत छोटा है तो SN रिएक्शन लेके जाएंगे, ठीक है? SN में भी हाँ। देखना है, अगर 1 डिग्री है तो हमेशा लेके जाओ SN2 के साथ, और 3 डिग्री है तो SN1 के साथ। अगर यस सर। न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है तो क्या करा दोगे? एलिमिनेशन। क्लियर? हम्म, आ जाओ, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। अरे किधर गया? हाँ, ये देखो, ये मेरे पास है अल्काइल हैलाइड, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको? यस सर। इस पे ऊपर पहली बार अटैक कराना मुझे इस न्यूक्लियोफाइल का। ये न्यूक्लियोफाइल देख के क्या लग रहा है? छोटा है, बड़ा है? बड़ा है। तो ये एलिमिनेशन शो करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? अगर थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखें तो देखो क्या हो रहा है। क्या मुझे मालूम है इसका अटैक कराना बड़ी मुश्किल हो गया इसके ऊपर?
यहाँ पर, ये सर। तो अटैक ही नहीं करे, क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देगा और इसको अपने साथ जोड़ लेगा। जब ये जोड़ेगा तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, CH3 OH। हाँ। देखो ये बन गया हमारा अल्कोहल, ये बाई प्रोडक्ट है। और क्या बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर अल्कीन बनेगा, क्योंकि इसमें हुआ क्या था, यहाँ का हाइड्रोजन हमने हटाया है, एक हाइड्रोजन यहाँ का हटा दिया हमने, तो एक बॉन्ड इसका खाली हो चुका है। क्या हमने इसको भी हटाया है, ये सर। एक बॉन्ड इसका खाली हो गया और दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और देखो ये इलिमिनेशन को फेवर करेगा। नीचे देखो क्या लिखा है, ड्यू टू बल्कियर, बल्कियर का मतलब बहुत ही बड़ा, भारी। अब देखो यहाँ पर जो OH माइनस है ये बड़ा है छोटा है, छोटा है। तो ये क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। देखो ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है आपको, ये सर। आ जाओ इधर देखते हैं क्या लिख रहा है, इन जनरल इलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर हायर टेम्परेचर। इलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर, बता सकते हो क्यों, क्योंकि उनका मतलब बॉन्ड तोड़ने का स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, वो सरफेस एरिया ज़्यादा रहे। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि उसमें 2 बॉन्ड तोड़ने हैं ना, हाँ। क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ने तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक में क्या चाहिए, एक ही बॉन्ड तोड़ना तो रहेगा। टेम्परेचर कम चाहिए। एक बार पढ़ लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। इसमें एक वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो टेम्परेचर या एनर्जी है जो कि रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो किसको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इलिमिनेशन को कि सब्स्टिट्यूशन को, फिर से सुनो, एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है ना, उसको बोलते हैं। तो इलिमिनेशन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन को, इलिमिनेशन को। अब पढ़ो एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा।